हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, प्राइम टाइम डिबेट में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खालिद हसन। शुक्रवार से प्रदेश में बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है। 10 मार्च को बजट पेश होगा। इसको लेकर जहां जनता ने कई उम्मीदें लगा रखी है, तो वहीं विपक्ष भी बजट सत्र के बहाने सरकार को घेरने की तैयारी पूरी कर ली है। चंडीगढ़ में कांग्रेस ने विधायक दल की बैठक की, जिसमें सरकार को घेरने को लेकर मंथन किया गया। कांग्रेस ने किसान आंदोलन के बहाने विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने का ऐलान कर दिया है, तो सत्ता पक्ष विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर तंज कस रहा है। बढ़ती महंगाई, किसान आंदोलन, कानून व्यवस्था और डीजीपी को मिले कार्य विस्तार को लेकर उत्पन्न विवाद के बीच इस बार का बजट सत्र काफी अहम माना जा रहा है। वित्त मंत्री के तौर पर दूसरी बार सीएम मनोहर लाल प्रदेश का बजट पेश करने जा रहे हैं, जिसको लेकर प्रदेश की जनता को सीएम साहब से काफी उम्मीदें हैं। प्रदेश की जनता को उम्मीद है कि इस बार बजट में महंगाई से राहत दिलाने के लिए सरकार की ओर से कोई न कोई कदम उठाई जाए, ताकि आम लोगों को राहत मिल सके। मुझे हरियाणा सरकार से बजट में बहुत उम्मीदें हैं। मैं चाहता हूं कि जो कोरोना काल में गरीब जो तबका है वो जो काफी निम्न स्तर पर चला गया है और महंगाई दिनों दिन बढ़ती जा रही है, उस पर सरकार ध्यान दे। पेट्रोल पर भी, डीजल पे भी, इस पर भी ध्यान दे सरकार। और जो गरीब तबका है, मजदूर वर्ग का आदमी है, छोटे दुकानदार हैं, उनकी तरफ भी सरकार ध्यान दे और उस स्तर का बजट बनाए, ताकि आप उसका लाभ निचले स्तर के व्यक्ति तक पहुंचे। वहीं छात्रों ने भी सरकार से मांग की है कि शिक्षा को बेहतर करने के लिए सरकार बजट में बढ़ोतरी करे, ताकि प्रदेश के छात्रों को शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकल्प मिल सके। जैसा कि पता है कि हरियाणा सरकार का बजट आने वाला है, तो हम सरकार से ये अपील करते हैं कि वो बजट का 10% हिस्सा एजुकेशन के ऊपर खर्च करे और जीडीपी का 6% हिस्सा बजट पर खर्च करे, और जो वर्तमान के अंदर सरकारी कॉलेजेस या सरकारी स्कूल हैं उनको डेवलप करे और ज्यादा से ज्यादा सरकारी संस्थान खोले एजुकेशन के डिपार्टमेंट के अंदर। हम स्टूडेंट से ही मांग चाहते हैं। हरियाणा सरकार का जो बजट आने वाला है, हरियाणा सरकार से हमारी ये अपेक्षा रहेगी कि इस बार जो एजुकेशन का बजट है उसको अच्छे तरीके से और मजबूत तरीके से लेकर आए, ताकि सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर जो एजुकेशन का विभाग है वो आम लोगों तक पहुंच पाए। आज तक देखेंगे हम कि जितने भी बजट पेश हुए हैं, एजुकेशन का जो बजट हुआ उसमें कटौती गई है। इस बार हम अपील करते हैं हरियाणा सरकार से कि जब एजुकेशन का बजट आए उसके अंदर बढ़ोतरी करके आए, ताकि जितनी भी सरकारी यूनिवर्सिटियां हैं, स्कूल है, कॉलेज है, वहाँ पर एक अच्छी शिक्षा का प्रबंध हो सके और एक आम जो गरीब किसान मजदूर का बेटा है उसको एक अच्छी शिक्षा मिल सके। उधर कांग्रेस ने चंडीगढ़ में अपने विधायकों के साथ बैठक कर सरकार को घेरने को लेकर न सिर्फ रणनीति बनाई, बल्कि किन किन मुद्दों के साथ वो विधानसभा में आक्रामक होगी, इसकी पूरी जानकारी दी। बैठक खत्म होने के बाद नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साफ किया कि कांग्रेस सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। कल अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे और बहुत सारे एडजॉर्नमेंट मोशन लाएंगे और कॉलिंग पेंशन लाएंगे, और जो आज हरियाणा के लोग परेशान हैं वो लोगों के हित की लड़ाई लड़ेंगे। ये बताएं कि बजट सत्र में क्या क्या मुद्दे जो हैं उठाने जा रहे हैं? मुद्दे हैं, कानून व्यवस्था है, आपके जो स्कैम्स हो रहे हैं वो हैं, किसानों का है, और जो ये डोमिसाइल है, स्पोर्ट्स नीति है, जो बेरोजगारी है वो है, हर मुद्दे। उधर कांग्रेस के विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव को लेकर 2 दिन पहले फरीदाबाद में तंज कसते हुए प्रदेश के डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि भूपेंद्र हुड्डा के अविश्वास प्रस्ताव का स्वागत है, लेकिन वो अपनी पार्टी का विश्वास तो पहले हासिल करें। भूपेंद्र हुड्डा जी अगर चाहते हैं तो विश्वास प्रस्ताव विधानसभा में लाया जाए तो हम उनका स्वागत करते हैं, मगर पहले वो अपनी पार्टी का तो विश्वास अपने पक्ष में कर ले। जिस तरह से कांग्रेस की हालात है, मुझे लगता है कि थोड़े दिन के अंदर यही भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा सरकार के विरुद्ध अविश्वास छोड़ते हुए सोनिया गांधी के विरुद्ध जरूर अविश्वास प्रस्ताव लेकर कांग्रेस में आएगी। एक तरफ सरकार बजट सत्र में लव जिहाद और आंदोलन के दौरान सरकारी संपत्ति को नुकसान की भरपाई के लिए
बिल पेश कर सकती है तो दूसरी तरफ विपक्ष किसान आंदोलन और महंगाई को मुद्दा बनाकर सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। ऐसे में बजट सत्र के हंगामेदार होने की आशंका प्रबल हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो 5 मार्च यानी शुक्रवार से बजट सेशन की प्रदेश में शुरुआत होने जा रही है। हालांकि 16 मार्च तक ये बजट सेशन चलेगा और 10 मार्च को बजट पेश होगा प्रदेश का। इसको लेकर जनता को भी काफी उम्मीदें हैं कि इस बार महंगाई को लेकर सरकार की तरफ से जरूर कोई मरहम लगाया जाएगा। और इसी को लेकर इस पर आज चर्चा करने के लिए हमारे साथ जो आज मेहमान जुड़ गए उनसे सबसे पहले आपको तारुफ करवा देते हैं और उसके बाद इस पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सतीश नंबरदार प्रदेश प्रभारी भाकियू के हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर स्वागत है आपका। वीरेंद्र सिंह चौहान प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर आपका भी स्वागत है। महिमा सिंह प्रवक्ता कांग्रेस हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। मैम आपका भी स्वागत है। और ओंकार सिंह प्रवक्ता रेलो थोड़ी देर में जुड़ेंगे। इसके साथ ही अमित नेहरा वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले सवाल वीरेंद्र सिंह से। वीरेंद्र सिंह जी, जिस तरह से बजट सत्र की कल से शुरुआत होने जा रही है, 10 मार्च को बजट पेश किया जाएगा। इस बीच महंगाई एक अहम मुद्दा है। जनता पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दामों से परेशान है। ऐसे में क्या राज्य सरकार इस बजट सत्र में एक्साइज ड्यूटी घटाकर, माफ कीजिएगा, जो बैट है, जो प्रदेश सरकार जो बैट लेती है वो बैट घटाकर लोगों को राहत देगी? इसमें उम्मीदें बहुत है लोगों की। देखिए, बजट जो है एक सालाना प्रक्रिया है। हर साल हरियाणा की विधानसभा के समक्ष राज्य का अगले 1 वर्ष का बजट रखा जाता है। सरकार को आमदनी कहां से होती है या होगी आने वाले वर्ष में और कहां उसको कैसे खर्च किया जाएगा, इसका एक खाका साल भर का हमारा बजट होता है। और जब भी बजट प्रस्तुत किया जाता है तो स्वाभाविक रूप से जनता की जो आकांक्षाएं होती हैं, अपेक्षाएं होती हैं, उम्मीदें होती हैं, वे सरकार के जो वित्त मंत्री हैं उनके सामने होती ही हैं। वर्ष भर का लेखा जोखा पिछले का देते समय और अगले साल की योजना, अगले साल का बजट प्रस्ताव वो विधानसभा के सामने रखते समय। महंगाई का प्रश्न जो आपने उठाया कि तेल के दाम को लेकर के ये अपेक्षा है बहुत सारी लोगों में, जनता के एक वर्ग में, कि राज्य सरकारों के द्वारा जो कर लिया जा रहा है उसमें राहत देकर के राज्य सरकार जनता को कुछ सीमा तक वो सुकून दे सकती है। निश्चित रूप से ये जो आकांक्षा, ये जो कामना है हरियाणा के नागरिकों की, ये भी मुख्यमंत्री महोदय के मानस में रहेगी जब वे बजट के प्रस्तावों को अंतिम रूप दे रहे होंगे। परंतु बजट में आने वाला क्या है, बजट में सरकार देने वाली क्या है, ये तो सदन के पटल पर ही चलेगा। एक बेसिक बात स्पष्ट है कि यह सरकार जनता की आकांक्षाओं की सरकार है। यह सरकार प्रदेश के विकास को कमिटेड सरकार है और सरकार का मंतव्य, सरकार का मकसद ये है कि जहां नागरिकों पर कर का बोझ ना पड़े या करों का बोझ कहीं कम हो सकता है तो हो जाए, वहीं विकास के लिए, विकास के कामों में जो धन व्यय होता है उसके लिए राजस्व पर्याप्त मात्रा में जुटाया जा सके। कोरोना का संकट जो है अभी टला नहीं है और कोरोना में आपको मालूम है कि लॉकडाउन के कारण बहुत सारे संसाधन सरकार की सामान्यतया जिससे राजस्व आता है, वे जैसे नागरिकों की व्यक्तिगत आय उस पर अंकुश था, सब संकट के दौर से गुजर रहे थे। ठीक उसी अंदाज में सरकारी खजाने पर भी तो संकट था। तो कैसे उसको वो जो सरकारी कोष है, राजकोष में वृद्धि कैसे हो, सरकार की आमदनी कैसे हो, ताकि अधिक से अधिक लोगों को विकास के लिए धनराशि उपलब्ध कराई जा सके और नागरिकों को कष्ट भी न हो या राहत दी जा सके। इसके बीच में संतुलन की चुनौती होती है
किसी भी वित्त मंत्री के सामने। हमको उम्मीद है मुख्यमंत्री जी बेहतरीन बजट देंगे और जो बजट के दिन बजट प्रस्तावों पर हम यहाँ चर्चा करने आएंगे, मुख्यमंत्री जी बजट बेहतरीन देंगे। ठीक है वीरेंद्र जी, महिमा सिंह जी भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हुई है। महिमा सिंह जी, आप लोगों की क्या रणनीति है? कल से जो विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, बजट सत्र खास करके, इसमें कई अहम मुद्दे हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, किसान आंदोलन का मुद्दा हो। क्या आप लोगों की रणनीति क्या है? कैसे घेरेंगी वहां पे सरकार को? खालिद जी, आपके सवाल का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, ऐसा है कि बजट सत्र से ठीक पहले जो गठबंधन की ये सरकार है, जैसा कि अभी प्रवक्ता जो है भाजपा के यहाँ पर वो बता रहे थे कि ये प्रदेश के निर्माण को और प्रदेश की प्रगति को जो है वो डेडिकेटेड है ये सरकार। लेकिन मुझे तो लगता है कि खतरा मंडरा रहा है सरकार के बने रहने के ऊपर भी, क्योंकि आज ही जिस लव जिहाद बिल को बहुत जोरों से लाने की बात हो रही थी, उसके ऊपर दुष्यंत चौटाला जी ने अपनी टिप्पणी दे दी है और उन्होंने बिल्कुल साफ साफ ये बात कह दी है, साफ शब्दों में, कि लव जिहाद, इन दो शब्दों को हम बिल्कुल भी समर्थन नहीं देते। साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया है कि कहीं जबरन किसी का धर्म परिवर्तन किया जा रहा हो तो जरूर हम उसका विरोध करेंगे, लेकिन कोई अपनी मर्जी से, कोई अपनी इच्छा से जाकर के किसी दूसरे व्यक्ति से, दूसरे धर्म के व्यक्ति से अगर शादी करना चाह रहा है तो उसके हम किसी भी प्रकार से खिलाफ नहीं। जी, आप इसे जवाब ये बात दुष्यंत चौटाला जी ने आज कही और उनकी इस बात से ये साफ जाहिर होता है कि इससे पहले किसान आंदोलन को लेकर भी एक दो अवसरों पर ऐसा आ चुका है। और नो कॉन्फिडेंस मोशन हमारे नेता नो कॉन्फिडेंस मोशन हमारे नेता सदन में ला चुके हैं। हमारी जो पूर्व कैबिनेट मंत्री किरण चौधरी जी हैं, वो ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी ला चुके हैं शराब घोटाले को लेकर के। तो आप ये देखिए, अब निजी नौकरियों में आरक्षण 75% आरक्षण को लेकर के घोषणा हुई थी अभी हाल ही में। आज ही हमारी माननीय अध्यक्षा कुमारी शैलजा जी ने इस बात पर आपत्ति जताई है और ये कहा है, जब नौकरियां ही नहीं हैं, जब रोजगार ही नहीं है, तो ऐसे में आप आरक्षण देकर के क्या जताना चाह रहे हैं, क्या सुनिश्चित करना चाह रहे हैं? क्या सिर्फ एक बरगलाने का ये एक तरह से जुमला है, एक तरह से एक अस्त्र शस्त्र है? तो आपने नीति पूछी, हमारी नीति तो चौतरफा घेरने की नीति है। हमारी नीति सरकार के हर उस कार्य के ऊपर सवाल उठाने की नीति है। जहां जहां सरकार जनता को गुमराह कर रही है, सरकार वहां हम घेरने का पूरा प्लान कांग्रेस के पास है। करेंगे। वीरेंद्र जी, लेकिन एक सवाल इन्होंने उठाया है कि लव जिहाद के मुद्दे को लेकर गृह मंत्री ने भी कहा था कि इस बिल को, इस जो बजट सत्र उसमें हम इंट्रोड्यूस करेंगे। लेकिन जिस तरह से अभी जो दुष्यंत चौटाला का बयान आया, उन्होंने साफ कहा कि अगर जबरदस्ती किसी की धर्म परिवर्तन कराई जा रही हो उसका तो वो समर्थन करेंगे, लेकिन लव जिहाद या किसी धर्म विशेष के खिलाफ इस तरह का अगर कोई कानून आएगा तो उसका वो समर्थन नहीं करेंगे। यानी कि सरकार में कुछ विरोधाभास चल रहा है इस बिल पे। मुझे लगता है कि कांग्रेस की प्रवक्ता अगर कंफ्यूज्ड हो या कंफ्यूजिंग बात करें तो चलेगा, लेकिन खालिद भाई को कोई कंफ्यूजन अपने मन में रखने की आवश्यकता नहीं है। नहीं, खालिद भाई को कोई कंफ्यूजन नहीं है सर। मैं वही बात कह रहा हूं जो अभी बाइट जो आई है उनकी, मैं वही बात कह रहा हूं। मुझे उत्तर देने का अवसर दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। आपके मन में कोई शंका है वो दूर कर दूंगा। कांग्रेस की प्रवक्ता नहीं, मेरे मन में कोई शंका नहीं है। आप कांग्रेस प्रवक्ता और दुष्यंत चौटाला ने जो बात कही है उसका शंका दूर कीजिए, उस पर बात कीजिए। आप मुझे उत्तर देने देंगे तो कर दूंगा साहब। बोलिए सर, जल्दी से। सरकार ने जो बिल लाने की तैयारी की है, उस बिल और उस कानून का मकसद छल से, बल से, धर्म छिपाकर या धोखा देकर किसी के साथ विवाह करने की घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए वो बिल लाया जाना है। जी। सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कानून लाने की उद्घोषणा की है। उसमें कहीं लव जिहाद शब्द होगा ऐसा सरकार की तरफ से कभी नहीं कहा गया। लव जिहाद शब्द कहीं ऐसे किसी कानून में होगा ऐसी कोई सूचना, अधिसूचना, घोषणा, ऐलान
कहीं सरकार की तरफ से नहीं किया गया। यानी लफ्ज जिहाद ऐसे नेता कह रहे हैं कि लोगों में एक तरह इसको लेकर भय फैले ना, सरकार की तरफ से ऐसी कोई बात नहीं कही गई है, लेकिन लफ्ज जिहाद शब्द नेता कह रहे हैं। सुन तो लीजिए। हाँ बोलिए। जो सरकार कह रही है, जो मैं कह रहा हूं, जो दुष्यंत चौटाला जी ने कहा है, उसमें कहीं विरोधाभास नहीं है। इस देश ने कभी भी किसी को स्वेच्छा से धर्म बदलने से न रोका, न इस देश का संविधान रोकता है, न मैं रोक सकता हूं, न आप रोक सकते हैं। लेकिन जो लोग छल से, बल से, धोखाधड़ी से धर्मांतरण करते हैं बेटियों का खास तौर पर, उनके खिलाफ कानून लाना सरकार का ऐलान है, वो कानून आ रहा है और उसका विरोध नहीं होगा। धार्मिक स्वतंत्रता के संबंध में कानून आएगा, ये दुष्यंत चौटाला जी ने कहा है। इसलिए कांग्रेस या उनकी प्रवक्ता को इस बात पर अपने मन में घड़े से लड्डू फोड़ने की जरूरत नहीं है कि इस बिल को लेकर के दुष्यंत चौटाला के मन में या उनकी पार्टी के मन में कई अन्य प्रकार के विचार हैं। ठीक है, जरा हम डिबेट में किसान नेता को भी शामिल कर रहे हैं क्योंकि बजट पेश हो रहा है। वीरेंद्र जी, वो बिल पारित भी होगा। मैं दोहराता हूं फिर से कि कांग्रेस के शिखर नेता राजीव गांधी ने सोनिया जी से, जो कि दूसरे धर्म संप्रदाय की थी, विवाह किया। कोई कानून उनको रोकता नहीं था, ना रोकता है। लेकिन हम उन लोगों के सख्त खिलाफ हैं जो अब्दुल्ला होते हुए और वीरेंद्र बनकर के फेसबुक पर आईडी उसके लिए भी तो कानून है, 420 का कानून लगाइए ना उस पर। आप प्यार को थोड़ी रोक सकते हैं, कोई प्यार को रोक थोड़ी सकता है। शायद यही वजह है कि दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि दो प्यार करने वालों को कोई नहीं रोक सकता। हम उस मुद्दे पे नहीं जा रहे। वालों को किसने रोका खालिद? तो वही तो बात कर रहे हैं। उसके लिए भी 420 का है कानून, आप लगा सकते हैं अगर कोई धोखा देता है आपको। करोगे तो रोके भी जाओगे, उसके लिए भी कानून है, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन स्पेशली जो बात आप कह रहे हैं लफ्ज जिहाद को लेकर कह रहे हैं, आपके और आपके सपोर्ट जो कर रहे हैं उनमें अंतर्द्वंद है। मैं उस पर बात कर रहा हूं, मैं उस पर नहीं कर रहा। खैर छोड़िए, किसान नेता हमारे साथ भी वीरेंद्र जी, ठीक है वीरेंद्र जी, ठीक है वीरेंद्र जी, आपके आपको जो सपोर्ट कर रहे हैं उनके तरफ से ये बात आ रही है कि अगर इस तरह के पैसिफिक कोई शब्द इस्तेमाल होगा तो उसका विरोध करेंगे, उस पर विचार करेंगे। उन्होंने कहा है, ये हम नहीं कह रहे हैं। आपको जो समर्थन दे रहे हैं वो कह रहे हैं, लेकिन उन्होंने आप इतने उत्तेजित होने वाली कोई बात ही नहीं है वीरेंद्र जी, इतनी उत्तेजित होने वाली कोई बात ही नहीं है सर। इतना उत्तेजित होने की कोई जरूरत ही नहीं है सर। आप एक तरफा सुनने जाते हैं, आपको जब रोकने के लिए कहा जाता है बोले जाते हैं। ठीक है, इस तरह के धार्मिक और लोगों की भावनाओं से खेलने वाले कानून लाके जिस तरह देश में पूरे के पूरे देश में, पूरे हरियाणा प्रदेश में महंगाई से ग्रस्त हो रखी है और आप हमेशा धार्मिक भावना को भड़काने का काम करते हैं हमेशा। ठीक है, आज देश को प्रदेश को जरूरत है, आज देश को प्रदेश को जरूरत है अच्छे विकास की, और आप हमेशा धार्मिक को भड़काने वाली बातें करते हैं। एक एक करके ओंकार सिंह जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ओंकार सिंह जी, आपकी पार्टी का क्या राय है इस मसले पे? हालांकि हम इस मुद्दे पे नहीं जाना चाहते थे, कल क्या होना है उस पर बात करना था, लेकिन अब ये मुद्दा बीच में जब आ गया है तो इनेलो क्या सोचती है इस मुद्दे को लेकर, अगर लफ्ज जिहाद पे कानून आता है तो? सबसे पहले खालिद जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूंगा, हमारा दुर्भाग्य है कि मौजूदा सरकार में दो तरह का अंतर्द्वंद चल रहा है। इन दोनों पार्टियों में भी अंतर्द्वंद है और बीजेपी में भी है। आप अभी देख लिया, अनिल विज जी डीजीपी महोदया को हटाना चाहते थे, नए डीजीपी महोदया को लगाना चाहते थे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने सेंटर से आदेश ले लिया, 1 साल की एक्सटेंशन ले ली। और जहां तक मैं अपने भाई वीरेंद्र जी की बात सुन रहा था, ये कहते छल कपट से अगर कोई दूसरे से शादी करता है तो उसके लिए लफ्ज जिहाद जरूरी है। तो मैं अपने भाई को बताना चाहूंगा, जरा एक बार आईपीसी पढ़ लीजिए। आईपीसी में हर एक चीज का प्रावधान है। ये बीजेपी पार्टी शुरू से ही सांप्रदायिकता के ऊपर राज करना चाहती है। हिंदू मुस्लिम, हिंदुस्तान पाकिस्तान में जाना चाहती है। आपकी बेटियों के साथ सुन लीजिए, आप उनके समर्थन या बजट की बात को बताना चाहता हूँ, बजट को बताना चाहूंगा, हिंदू मुस्लिम व्यक्ति
सिंह जी, हिंदू मुस्लिम करके काम करना चाहते हैं। इसमें हिंदू मुस्लिम कौन है? ओमकार सिंह जी, आपके गुरुओं के साथ किसने क्या किया था भूल गए? लेकिन मेरे गुरु पुत्रों के साथ क्या किया था शैतानों ने? उन दुष्टों के साथ खड़े हो जाओगे आप? कितने प्रावधान है? ठीक है, हिंदू मुस्लिम का है, दूसरे से शादी करता है। ठीक है, जरा भूल गए आप, अलवा भूल गए। वीरेंद्र जी और ओंकार जी प्लीज, आपको याद नहीं है? इतनी जल्दी, इतनी छोटी मेमोरी है। सतीश छोड़िए, सतीश जी आप एक किसान नेता हैं, प्लीज वीरेंद्र जी दूसरे को भी बोलने दीजिए। वीरेंद्र जी, ये कोई डिबेट का कोई ये कोई मुद्दा नहीं होता, ये कोई मतलब नहीं है। एक मुद्दे पे आ गए ना, एक ही मुद्दा नहीं। आप क्यों भटका रहे हैं इसको? क्यों भटका रहे हैं? आप ही भटका रहे हैं, आप बोलने नहीं दे रहे हैं, किसी को एक तरफा बोले जा रहे हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि दूसरे को भी बोलने दीजिए। हमने यहाँ 4-5 गेस्ट बुला रखा है सर, वो बगैर अपना विचार रखे जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा? उनको ही बोलने दीजिए। बेतुकी बातें करेंगे और मुझसे आप कहेंगे कि आप मत इंटरवीन करिए। आपसे बेतुकी बातें नहीं हो रही है। आपका पूरा प्रतिक्रिया ले लिया गया, आपने पूरी प्रतिक्रिया दे दी। अब कुछ किसान नेता भी बैठे हैं, बजट सेशन है, बजट सत्र है, आने वाला है बजट, क्या चाहते हैं किसान को भी तो पूछ लें। भाई ठीक है, की बात तो आप छेड़ो और मैं प्रतिक्रिया दूं तो आपको परेशानी नहीं, मैंने कोई नहीं छेड़ा, मैंने अभी तो ये सवाल ही नहीं किया आपसे, ये तो अभी सवाल ही नहीं किया मैंने। आपके वो तो महिमा जी ने आपसे सवाल किया है, महिमा जी ने आपसे पूछा है, महिमा जी ने पूछा है ना। ठीक है, दूसरे मुद्दे पे भी आ जाते हैं ना। सतीश जी, बजट आने वाला है, किसानों को क्या उम्मीद है इस बजट से? क्या चाहते हैं किसान सरकार से? किसान तो ये चाहते हैं उसकी फसल का अच्छा रेट मिले, लेकिन जैसे केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार ने भी पीछे, जो मेरे माननीय प्रधानमंत्री, आज प्रधानमंत्री भी और वित्त मंत्री भी, किस तरह उसमें भी जो 75,000 करोड़ का किसान बजट होता था उसको भी 65,000 करोड़ करने का काम किया। और मेरे माननीय प्रधानमंत्री आज एक प्रधानमंत्री बनके किस तरह आज लोगों को ऐसा छोड़ने का काम यह केंद्र में और राज्य में बैठी भाजपा की सरकार कर रही है। किस तरह आज वित्त मंत्री ने और माननीय प्रधानमंत्री ने हाथ उठा दिए। अब भाई ये तेल और महंगाई हमारे हाथ से निकल चुकी है, और तो इसमें बजट पे, हरियाणा के बजट पे किसान क्या उम्मीद रखेगा? और किस तरह आज तक पूरे देश को, अभी तक पूरे देश को किसान ने किस तरह को संभाले रखा, और आज हर चीज को ये केंद्र में और राज्य में सरकार बैठी है, हर चीज का वो वीरेंद्र प्राइवेट करने का काम, ये इस बजट में कुछ इस तरह का प्रस्ताव लाया जाएगा? क्योंकि किसान जो है 3 महीने से ज्यादा समय से आंदोलन कर रहे हैं, आंदोलनरत हैं। क्या कुछ ऐसा प्रावधान किया जाएगा जिससे कि किसानों को मनाया जा सके और ये जो आंदोलन है उस पर कुछ मरहम लगाया जा सके? देखिए खालिद, पिछले बजट को भी अगर आप याद करेंगे, उससे पिछले बजट को भी हरियाणा के बजट में कृषि को लेकर कोई ना कोई एक आध नई पहल, कोई राहत हर बार आई है, रही है। ये दीगर बात है, हमारे जो प्रतिद्वंदी हैं, हमारे जो प्रतिपक्षी हैं, वो उनको आंख मूंद करके इग्नोर कर देते हैं अक्सर, या उनका जिक्र तक करने में उनको परहेज होता है। हरियाणा की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसका निरंतर प्रयास रहा है किसानों की बेहतरी के लिए, ग्रामीण अंचल की बेहतरी के लिए अधिक से अधिक आवंटन वो प्रदेश के बजट में भी हो, केंद्र के बजट में भी रहे। यानी कि जिस तरह से पिछली बार 5,474.25 लाख करोड़ का जो है खालिद जी, मैं ये कह रहा हूं कि करीब 5.5 लाख 5,474.25 करोड़ रुपए का बजट पेश हुआ था। क्या इस बार उसमें बढ़ोतरी की जाएगी? नहीं, बजट देखिए कुल मिलाकर के हर अगला बजट पिछले बजट से अधिक का होता है, लेकिन कोरोना काल का भी तो हवाला दे रहे हैं, एक्सपेंड करती है। संकट के काल में भी प्रदेश की इकोनॉमी आगे बढ़ी है, प्रदेश के लोगों ने परिश्रम किया है, उसमें किसानों का भी अपना बड़ा योगदान है। तो निश्चित रूप से हर सेक्शन का, हर सेक्टर का आउटले, उसमें एक इजाफा स्वाभाविक रूप से आपको देखने को मिलेगा। और मैं भी ये उम्मीद करता हूं, मैं गांव से ताल्लुक रखता हूं, किसान के घर में पैदा हुआ हूं, खेत से सीधा संवाद करता हूं, सीधा संबंध रखता हूं। मैं भी ये उम्मीद करता हूं कि किसान के लिए भी कोई ना कोई और इनिशिएटिव
इस बजट में आएंगे। और एक बात जो कांग्रेस ब्रेक पे जाना होगा जल्दी से। मैं साथी से एक बात पूछना चाहता हूँ, जो माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी, माननीय जो पूर्व अध्यक्ष थे, किस तरह अर्धनंगन होके आज से 7 साल पहले 2200 रुपए गेहूं का रेट मांगते थे, उस पर क्या विचार है सरकार का? देखिए, सुनिए मेरी बात। आपको धनखड़ जी के अर्धनग्न चित्र का जिक्र करने में बहुत आनंद आता है, आप आनंद लेते रहिए, लेकिन धनखड़ जी की पार्टी, धनखड़ जी की सरकार ने स्वामीनाथन आयोग की अधिकांश सिफारिशों को लागू करके दिखाया है। कांग्रेस ने उनको 7 साल तक खूंटी पर तान के रखा था। आपको मालूम है, आप चैनल पर बैठकर आप कुछ और बोलेंगे। ठीक है, हमारे पास अभी ब्रेक पे हमें जाना होगा, ब्रेक पे जाना होगा, लेकिन जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो अभी बजट सत्र को लेकर जिस तरह से विपक्ष ने रणनीति बनाई है, खास करके कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही है, क्या अगर कांग्रेस ये अविश्वास प्रस्ताव लाती है तो क्या सरकार की मुश्किलें बढ़ेंगी, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन हाजिर होते हैं, आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज। हम लगातार बजट सत्र पर संग्राम की बात कर रहे हैं और इसको लेकर चर्चा भी कर रहे हैं। हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता महिमा सिंह लगातार बनी हुई है। महिमा सिंह से सवाल है, महिमा सिंह जी, जिस तरह आप लोग अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रही हैं, इस अविश्वास प्रस्ताव का क्या मकसद है, जबकि बीजेपी के पास तो बहुमत है? मैं बताती हूँ खालिद जी, लेकिन इस सवाल का जवाब देने से पहले एक छोटी सी बात कह देना चाहती हूँ कि हम सभी आज जो प्रवक्ता बैठे हैं, हम स्कूल कॉलेजेस में डिबेट कॉम्पिटिशंस में जाया करते थे, और मैं उम्मीद करती हूँ कि भाजपा के प्रवक्ता भी जरूर शामिल हुए होंगे कभी ना कभी। वहाँ हर वक्ता को 5 मिनट दिए जाते हैं, वो उस 5 मिनट में जो मर्जी करे, चाहे नर्वस होकर के खामोश रह जाए, वो उसकी इच्छा है। तो यहाँ यदि आधा मिनट 1 मिनट दिया जाता है दूसरे वक्ताओं को, तो ये अनुशासन एक दूसरे के हित में होगा, परस्पर सम्मान में होगा कि हम दूसरे के अवसर का सम्मान करें। बिल्कुल यही होना भी चाहिए। आगे चलती हूँ, जो दर्शक हैं वो भी यही शिकायत करते हैं कि एक साथ बोलने से लोग बात समझ नहीं पाते, नहीं समझ पाते हैं। खालिद जी बिल्कुल मैं सहमत हूँ। अब आपकी बात का उत्तर देती हूँ कि देखिए, अभी पिछले ही दिनों देखा गया कि 2 MLAs ने, 2 विधायकों ने अपना समर्थन वापस लिया। उसके अलावा आज जो दुष्यंत चौटाला जी की स्टेटमेंट आई है, जो बार बार दोहराया गया शुरुआत में कि हम झूठ बोल रहे हैं, हम समझ नहीं पाए हैं। आपके पास तो खालिद जी वो बाइट होगी, कृपा करके उस बाइट को चला दें एक बार यहाँ पर, तो हमें भी, लोगों को भी, सभी को, यदि हम गलत होंगे, हम सब झुका करके नतमस्तक होकर के अपनी गलती मान लेंगे। हम सरकार की तरह से हठ धर्मी नहीं है, हम अपनी गलती बिल्कुल बखूबी मानना जानते हैं। अब जो आज दुष्यंत चौटाला जी का बयान है, या फिर जो 2 MLAs ने अपना समर्थन वापस लिया, या जो भी देश में, प्रदेश में हालात हैं, उसको मद्देनजर रखते हुए हमारे नेताओं का ये मानना है कि जनता सरकार के अंदर अपना विश्वास खो चुकी है, और उसी को लेकर के संविधान के अंदर नो कॉन्फिडेंस मोशन या एंटी डिफेक्शन लॉ जैसे प्रावधान दिए गए हैं, और उसी को मद्देनजर रखते हुए ये नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा रहा है। गवर्नर से उसको लेकर के रिक्वेस्ट किया गया है, और जब ये हो जाएगा तो पता चल जाएगा। यदि हम गलत साबित होंगे तो वो भी सामने होगा, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। तो इसलिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाने का तो ये हम लोगों का मकसद है, और हमें पूरा विश्वास है कि इस नो कॉन्फिडेंस मोशन में सरकार को हताशा हाथ लगेगी। ठीक है खालिद भाई, वीरेंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए, मैं ये कहूंगा कि जैसे कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि सबको उनका समय मिलना चाहिए। सरकार चलाने के लिए हमको जनादेश मिला है, हमको कायदे से सरकार चलाने दें। ये भी कांग्रेस की और उनके प्रवक्ता की और उनके नेताओं की जिम्मेदारी है। बेवजह खलल ना डालें, ये भी उनकी नैतिक और प्रजातांत्रिक जिम्मेदारी है। खैर, मैं ये कहूंगा कि आपका अधिकार है, नो कॉन्फिडेंस मोशन लाइए, आप ला सकते हैं, क्योंकि उसका प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में है। लेजिस्लेटिव बिजनेस के अंदाज का वो एक नियमों का हिस्सा है, आप लाइएगा। लेकिन गुमराह ना होइए, ना करिए। आप अभी आज के जो जिस बात से बड़ी प्रसन्न हो रही हैं, और जिसको आपने कोट किया कि सरकार का जो है कॉन्फिडेंस डामाडोल है, सरकार पर संकट है, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जी ने ये कहा कि लव जिहाद शब्द पर उनको आपत्ति है। तो
जरा सी उन शब्दों या उन शब्दों की इंटरप्रिटेशन से आप इतने उत्फुल्ल हो गए, ये जाने बिना, ये समझे बिना कि उन्होंने पूरा स्टेटमेंट क्या दिया। मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को, कांग्रेस के पूरे नेतृत्व को, जो कि उतावले हैं, सत्ता से दूरी उनसे सही नहीं जा रही, बाहर रहा नहीं जा रहा, उनको मैं ये कहना चाहूंगा कि ये सरकार, मैं भी कह रहा हूं और मैं तो साधारण कार्यकर्ता हूं, प्रदेश के उप मुख्यमंत्री ने भी कहा है, हमारा शिखर नेतृत्व भी कह रहा है, ये सरकार मजबूती के साथ पंजे गड़ाए हुए प्रदेश के हित में खड़ी है, अपना कार्यकाल पूरा करेगी। ठीक है, और सरकार कार्यकाल पूरा करेगी। लगातार सतीश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। एक मिनट खालिद, मैं कंप्लीट कर लूं। गिद्धों की कामना से, क्योंकि गिद्ध को मुर्दे चाहिए होते हैं, गिद्ध को लाशों की जरूरत होती है, और गिद्ध अगर ये कामना करने लगे कि सारा गांव मर जाए तो गांव नहीं उजड़ा करते, गिद्धों और चीलों की कामना। जरा किसान भी क्या चाहता है वो भी जान लेना, किसान क्या चाहता है वो भी जान ले। बोलिए सतीश जी जल्दी से। ठीक है वीरेंद्र जी, प्लीज सबको मौका मिले थोड़ा। मुझे मेरी बात तो मैंने आपकी बात समझ ली। आपने कहा कि पूरी तरह से सरकार एकदम अडिग है, कुछ नहीं होगा सरकार। मैंने किसी के बारे में, उनके बारे में बिल्कुल नहीं बोला। कांग्रेस को भी समझ आती होगी और किस तरह ये सरकार ईडी का और सीबीआई का दुरुपयोग करके बलराज कुंडू जी के घर छापे गए। 2 मिनट सतीश जी, 1 मिनट जल्दी से सर। वीरेंद्र जी जल्दी से प्लीज, जल्दी से। मैं बहुत संक्षेप में कहूंगा। मैं कांग्रेस की प्रवक्ता महोदया को ये बताना चाहता हूं आपके माध्यम से जी कि कांग्रेस, जिसका इस हरियाणा का लीडर, हरियाणा की लीडरशिप उस अपने शिखर नेतृत्व से में विश्वास नहीं रख पा रही, उनको राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नेतृत्व में। ठीक है महिमा जी, जल्दी से जवाब दीजिए, फिर हम सतीश जी के पास जाते हैं। पगड़ी पहन, ठीक है वीरेंद्र जी, सुन लिया उन्होंने। ठीक है महिमा जी, किस कॉन्फिडेंस की बात कर रहे हैं? अब महिमा जी से जवाब ले लेते हैं ना। कॉन्फिडेंस डावाडोल है और हमारे खिलाफ नो कॉन्फिडेंस। बोलिए महिमा जी, बोलिए फिर सतीश जी। इनके महिमा जी यूं के यूं रहेंगे और आखिर में ये कहेंगे दिल के अरमा आंसुओं में बह गए, हम जहां थे वहीं रह गए। ठीक है, जवाब तो ले लीजिए सर। बोलिए महिमा जी। खालिद जी, बड़े ये मुर्दों की और गिद्धों की बात ये लोग कर रहे हैं, यही इनकी संस्कृति है, यही विचारधारा है, वो नहीं दिखा रहे हैं। मुर्दों और गिद्धों की बात करने वालों की बात का कोई बेसिस नहीं है। हमारे नेता और हमारे शीर्ष नेता क्या कर रहे हैं वो हमारी पार्टी जाने। आप सत्ता में, आप प्रदेश देश को संभाले ना। ठीक है, कुछ सतीश जी भी कहना चाहते हैं। बोलिए सतीश जी। मैं कहता हूँ आदरणीय साथी से, इन्होंने जो गिरद की और लाशों की बात की, ये बात बिल्कुल केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार और राज्य में भाजपा की सरकार बैठी। आज 250 किसान के करीब शहीद हो चुके हैं और रोज के मेरे ख्याल से पूरे 10-12 युवा साथी नौजवान जो पढ़े लिखे हैं वे इस प्रदेश में आत्महत्या करते हैं रोजगार की तलाश में। तो ये बात बिल्कुल मेरे भाई, मेरे आदरणीय साथी की बात बिल्कुल ठीक बैठती है। अब जब से केंद्र में भाजपा की सरकार आई है 140 किसान रोज आत्महत्या कर रहे हैं और 24 के करीब रोज युवा साथी रोजगार की तलाश में आत्महत्या का काम होता है। इस तरह के आत्महत्याएं आपकी प्रिय कांग्रेस के शासनकाल में तो बिल्कुल मैं कांग्रेसी नहीं हूँ, मैं किसान हूँ। नहीं हो तो झूठ क्यों बोल रहे हो? क्योंकि पिछली सरकार ने 6 रुपए सब्सिडी देने का काम वो सरकार करती थी डीजल पेट्रोल में, और आपने $47 प्रति बैरल का तेल 100 रुपए में बेचने का काम आप कर रहे हैं। आप हर चीज को बेचने को तुले हुए हैं। मेरे को तो सत्य है, कभी ये सरकार को भी पूंजीपतियों के हाथ में ना दे दिया। किसान का नहीं सरकार है, किसान का नहीं नरेंद्र मोदी है, किसान का नहीं मनोहर जी की सरकार है। ये पूरा देश देख रहा है किस तरह किसानों की हत्या करने का किसानों की सरकार है और किसान 3 महीने से धरने पे है। 25,000 एकड़ रिलायंस के SEZ को हरियाणा के किसान की जमीन। ठीक है ओंकार सिंह जी, लग रहा है तो ओंकार सिंह जी आवाज मिल रही है? हाँ जी मिल रही है। ओंकार सिंह जी, वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि किसानों की सरकार है, लेकिन 3 महीने से जो किसान है वो धरने पे बैठे हुए हैं और उनका कोई समाधान नहीं निकला। क्या आप उनके बात से सहमत हैं?
खाली जी मैं आपसे पहले कहना चाहूंगा जी, हमारा बजट के ऊपर बहस है और हम मुद्दे से तो भटक ही चुके हैं, लेकिन मैं बजट पे ही आना चाहता हूँ। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आगामी बजट में किसान 3 महीने से धरने पे बैठे हैं, उनके लिए इनका क्या प्रावधान है, नंबर 1। नंबर 2, एग्रीकल्चर रजिस्ट्री के ऊपर, खेती बाड़ी की रजिस्ट्री के ऊपर इन्होंने बजट से पहले ही स्टाम्प ड्यूटी 3% से बढ़ाकर 5% कर दी लेडीज के लिए, और 5% से बढ़ाकर 7% कर दी। इसके अलावा तेल और डीजल और पेट्रोल जो खेती बाड़ी में मुख्य वस्तु है मशीनें चलाने के लिए, उसका मोल भी बढ़ा चुकी है। तो मैं इनसे पूछना चाहता हूँ आने वाले बजट में ये किसान के लिए क्या प्रावधान करना चाहती हैं? क्या इन्होंने ऐसा कोई समस्या का समाधान देखा है जिससे किसान हमारा खुशी खुशी अपने घर में आ सके? बात सिर्फ बजट में होनी चाहिए। और एक बात मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कृपया सबको पूरा टाइम दीजिए, आप देते हो, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी, लेकिन बीच में मेरे भाई सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करते हैं बीजेपी के प्रवक्ता कोई भी हो, इनसे भी बेनती है दूसरे की बात सुनिए, और दूसरा मैं कहना चाहूंगा वीरेंद्र जी अपने बारे में उनको जवाब दे दीजिएगा, बोलने दीजिए उनको प्लीज, वो फोन लाइन पे इसलिए वो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं कर पा रहा हूं मैं उनको। बोलिए जी, बोलिए। आज प्रदेश के ऊपर 1,98,700 करोड़ का कर्ज है, और जब बीजेपी ने सत्ता संभाली थी तब सिर्फ 67,000 करोड़ का कर्ज था। आज इतने कोई इंफ्रास्ट्रक्चर के काम भी हमारे को नहीं नजर आ रहे कि हम 1.5 लाख करोड़ रुपए का कर्ज लेके खा गए हों। ये क्या कर रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ अपनी जेबें, अपने चहेतों की जेबें भर रहे हैं। मैं इनसे यही पूछना चाहता हूँ कि इस बार बजट में क्या प्रावधान रखेंगे? कैसे एग्रीकल्चर सेक्टर को आज सेटिस्फाई करोगे? कैसे किसान को फायदा पहुंचाओगे? किसान को क्या खाद के ऊपर सब्सिडी मिलेगी या उसको कर्ज सस्ता मिलेगा? ये मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जबकि बजट से पहले ही इन्होंने रजिस्ट्री के ऊपर स्टाम्प ड्यूटी ग्रामीण क्षेत्र में जहाँ मुख्य रूप से किसान ही भुक्तभोगी होगा, वहां पर रजिस्ट्री की स्टाम्प ड्यूटी इन्होंने 3 से 5% और 5 से 7% कर दी है। और डीजल का रेट तो पिछले 2 महीनों में आपको मालूम है तकरीबन 90 रुपए पहुंच चुका है। वीरेंद्र जी बताइए, क्या प्रावधान कुछ लेकर आए हैं जो किसानों को आप ये जो बजट है उसमें कुछ दे सके? खालिद भाई, बजट की प्रक्रिया की अगर ओंकार जी को समझ है, वो वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, तो उनको ये प्रश्न नहीं करना चाहिए था बजट में क्या प्रावधान आएगा। ये बजट लेकिन सुझाव तो लिए होंगे ना सर, पर रखने से पहले ओंकार जी, लेकिन सरकार ने सुझाव तो लिया होगा कृषि क्षेत्र के लोगों से और भी लोगों से। अब मुझे कहने नहीं दे रहे आप, मुझे टोका जाएगा और मुझ पे आरोप लगाते हो। नहीं बोलिए। बजट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा ये सदन के पटल पर आने के बाद सार्वजनिक होगा, हम आपके चैनल पर उस दिन चर्चा कर लेंगे। ठीक है। बजट बनाने की प्रक्रिया में हरियाणा की सरकार और मुख्यमंत्री जी के पास, क्योंकि वित्त मंत्रालय है, समाज के अलग अलग वर्गों के लोगों से बजट बनाने से पहले चर्चा करते हैं। वो सारी चर्चा का सिलसिला चला है। हर वर्ग के लोगों से फीडबैक ली गई है, विमर्श हुआ है, और मैं इतना ही कह सकता हूं इस बिंदु पर खास तौर पर कि सरकार संवेदनशीलता के साथ बजट बनाएगी। मुझे विश्वास है सबको राहत देने वाला और प्रदेश में विकास का मार्ग प्रशस्त करने वाला बजट आएगा। ठीक है। कर्ज को लेकर ठीक है, ओंकार जी ने कहा कर्ज बढ़ गया। ओंकार जी, आधारभूत जो वित्तीय प्रबंधन के नियम हैं, वो जितना कर्ज लेने की छूट हरियाणा की सरकार को देते हैं, मैं सबको बताना चाहता हूं कि कौन सरकार कितना कर्ज ले सकती है। इसके लिए विधिवत नियम बनाए गए हैं कि कितना जो जीडीपी होगा उसके अनुपात में आप कितना कर्ज ले सकते हैं। हरियाणा की इस सरकार ने एक पल के लिए भी उस सीमा को आज तक पार नहीं किया। हमारी अर्थव्यवस्था का विस्तार हुआ, हमारी कर्ज लेने की सीमा बढ़ी, हमने कर्ज लिया, ठीक है, नियमों में रहकर लिया। दूसरा, आप कह रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर के काम नहीं दिख रहे, सड़कें बन रही हैं। ओंकार जी, सड़कें बन रही हैं, अस्पतालों में विस्तार हो रहा है, स्कूलों में विस्तार हो रहा है, विश्वविद्यालयों का इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है। हमने कर्ज लेकर खाया नहीं, खाने दिया नहीं। हमने कर्ज अगर लिया है
तो विकास के लिए लिया है और एक भ्रांति तोड़ने की जरूरत है। कभी-कभी साधारण नागरिकों को ओंकार सिंह जी, सीधे वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि हमने कर्ज लेके खाया नहीं है, किस पे तंज है ये? कौन सा उद्योग बड़ा स्थापित किया, कौन सी नई इंडस्ट्री स्थापित की आपने, जिससे रोजगार आप बीच में बोलते रहेंगे और आरोप मुझ पे लगाएंगे, ये क्या तरीका है? फिर मुझे कहना पड़ेगा ठीक है सर, हमारा खून पानी। ठीक है, आप लोग अब सीधे जरा महिमा सिंह जी को भी डिबेट में लेके आते हैं। महिमा सिंह जी, कानून व्यवस्था, वीरेंद्र जी हो गया प्लीज, कानून व्यवस्था एक अहम, पूरा नहीं होने देते सर आपकी बात पूरी हो गई, अब लगातार 1 घंटे तो मैं आपको बोलने नहीं ना दूंगा, और भी तो प्रवक्ता है। एक वाक्य तो आपको मुझे बोलने देना सर पड़ेगा। आपकी बात पूरी हो गई, आपने कहा कि ये जो बजट आएगा वो लोगों के हित में होगा, कई बार इस बात को आपने कहा, लेकिन और भी तो मुद्दे हैं। आप मुझे मेरा उत्तर नहीं देने देंगे क्या? सर आपका उत्तर ले लिया, कह रहा हूँ, एक कहने दीजिए मुझे प्लीज। तो 10 सेकंड में पूरा कीजिए सर प्लीज, और भी लोग जल्दी से। मैं ये कह रहा हूँ, मैं एक तरफा एक ही आदमी को इतना बोलने का मौका दूंगा, बाकी लोग ऐसे चले जाएंगे फिर। खालिद आप बोलते रहेंगे, फिर मैं उत्तर कब दूंगा? मैं ये कह रहा हूँ कि कर्ज, मैं नागरिकों को संबोधित होकर ये कह रहा हूँ, हरियाणा वासियों को, कि कर्ज लेना अपराध नहीं होता, विकास के लिए कर्ज लेना पड़ता है। लोगों को इस भ्रम में पड़ने की जरूरत नहीं है कि कर्जा बढ़ गया, कर्जा बढ़ गया तो हम वापस भी करा, और कर्जा लेकर लोगों के भलाई खातर पैसा लगने लग रहा है, इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं, और इनके बकाये में आने की जरूरत नहीं है। इनका तो राज जा रहा है, जहां से मचलते आने। ठीक है, महिमा सिंह जी, कानून व्यवस्था भी एक बहुत अहम मुद्दा है। रोहतक कांड, हत्याकांड आपने देखा, सतीश जी 1 मिनट जरा महिमा सिंह जी को लाते हैं डिबेट में। रोहतक में आपने देखा आज 2 छात्रों की गोहाना में भी गोली मार दी गई, और खुद जो इनके बीजेपी के राज्यसभा सांसद हैं रामचंद्र जांगड़ा ने भी ये माना है कि जो प्रदेश में जो क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है वो चिंताजनक है, और उन्होंने ये भी कहा कि वो इस मुद्दे पे डीजीपी से भी बात करेंगे और सीएम से भी बात करने की बात कही है। कहीं ना कहीं ये जो कानून व्यवस्था है वो जिस तरह से लचर हो रही है, उसके लिए जिम्मेदार कौन है? एक तरफ तो ये भी आप देख रहे हैं कि डीजीपी को लेकर भी उनके जो सेवा विस्तार है उस पर भी गृह मंत्री और सीएम के बीच तानातानी देखने को मिल रहा है। जब क्राइम होता है खालिद जी, तो कोर्ट के अंदर वाद अपवाद कैसे होता है, स्टेट वर्सेस सो एंड सो। तो स्टेट यानी कि जो सरकार है, आपने कहा कौन जिम्मेदार होता है, तो जब क्राइम होता है तो पूरी स्टेट पे होता है, जो सिस्टम है पूरे सिस्टम पे होता है क्राइम, पूरी जनता पे, पूरी प्रजा पे होता है, एक पे नहीं होता है। तो सरकार ही जिम्मेदार है, सीधी सी बात है। यदि कहीं क्राइम बढ़ रहा है और सरकार उस पे काबू नहीं पा रही है, तो उसके लिए तो सरकार ही जिम्मेदार है ना, उनको आगे बढ़ के जिम्मेदारी अपनी मान ही लेनी चाहिए। अभी मेरा तो आपको एक सुझाव है, आप लोग रिटर्न में डिबेट शुरू कर लीजिए, क्योंकि इस तरह से कोई फायदा नहीं है। हम कितनी उम्र के लोग हैं, हम सभी तजुर्बेकार लोग हैं, हम यदि अपने अपने हिस्से का अनुशासन नहीं बरत सकते तो कोई फायदा नहीं है फिर ऐसे जनता का समय खराब करने का। कोर्ट के अंदर भी हम ये अनुशासन बरतते हैं और हम स्कूल्स कॉलेजेस के अंदर भी बरतते हैं, लेकिन नेशनल टेलीविजन पे हम नहीं बरत सकते, तो लानत है हम पे। यदि हम यहाँ सर्टिफिकेट दूसरों को देते हैं तो भी लानत है हम पे। उपदेशक मत बनिए, आप नियम तोड़े तो ठीक है, हम तो बनेंगे, जो हमें बनना है वो हम बनेंगे, आपसे नहीं पूछेंगे। हम राष्ट्रवादी बनेंगे, हमें जो बनना है हम बनेंगे, हम उपदेशक भी बनेंगे। आप ही के हिस्से में क्यों आएगा? आप ही तय करेंगे क्या सबके लिए? नहीं, हम नहीं तय करने देंगे आपको सबके लिए। और ये आपको ही नहीं आता है ऊंचे ऊंचे बोल करके दूसरों को दबाना, या आप हमें विवश कर रहे हैं तो फिर हमें भी दिखाना पड़ेगा। आपको ये वाला से नहीं बनेंगे हम, आपके सर्टिफिकेट देने से नहीं लेंगे हम सर्टिफिकेट। ओंकार सिंह जी बहुत शुक्रिया। ठीक है ओंकार सिंह जी, क्या कानून व्यवस्था की जो स्थिति है उसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं जिस तरह की स्थिति है? क्योंकि बीजेपी के राज्यसभा सांसद ने भी आज एडमिट किया है कि क्राइम का ग्राफ बढ़ रहा है, क्या आप भी यही मानते हैं? खाली जी, कानून व्यवस्था के लिए तो सरकार की ही जिम्मेवारी है, इनके गृह मंत्रालय की जिम्मेवारी है। लेकिन इससे पहले मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, मेरे भाई बीजेपी के प्रवक्ता ने बोला कि हम कर्ज अपना कानून के दायरे में लेके कर रहे हैं और कर्ज कोई हम खा नहीं रहे। मैं आपको बताना चाहूंगा, कर्ज ये इसलिए ले रहे हैं क्योंकि पिछले कर्ज का ब्याज भी नहीं दिया जा रहा, उसका ब्याज देने के लिए कर्ज ले रहे हैं। ये सरकार ऐसे चक्रव्यूह में फंस चुकी है जो कर्जे के अलावा चल ही नहीं सकती। अब आगे जहां तक कानून व्यवस्था की बात है, कानून व्यवस्था में हमारे गृह मंत्री बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती हैं, लेकिन हर एक जिले में यही स्थिति है। हमारे यहाँ अम्बाला में भी स्थिति है,
कुछ दिनों के बाद कहीं ना कहीं गोली चल जाती है। तो ये स्थिति तो सरकार की है, सरकार इसके लिए जिम्मेवार है। उसी को देखना कि अपराध पर कैसे कंट्रोल किया जाए, कैसे हरियाणा की स्थिति ठीक की जाए। ठीक है सतीश जी, आप भी बोल लीजिए, उसके बाद सीधे वीरेंद्र जी से रिएक्शन लेंगे। बोलिए जल्दी से। कानून व्यवस्था तो जो ये कोरोना काल में हरियाणा में शराब कांड हुआ था, किस तरह जो हरियाणा की बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी उनसे शराब गायब होने का काम किया था, आज तक उसका ये पता नहीं लगा पाए उसमें कितना रेवेन्यू का नुकसान हुआ, कितना स्टेट का नुकसान हुआ, किसका क्या हुआ। ये बात तो इतनी बड़ी बड़ी करते हैं। आज देश में SIT की रिपोर्ट आई है, 9500 करोड़ रुपए के राजस्व घोटाले की घाटा की बात कही गई है। वीरेंद्र जी, बजट सत्र जो ये चलने जा रहा है, विपक्ष ने पूरी तरह से कानून व्यवस्था से लेकर महंगाई से लेकर और भी जो मुद्दे हैं उसके तहत आपको एक तरह से घेरने की कोशिश करेंगे। ये क्या कानून व्यवस्था के मुद्दे पे आप कैसे बचाव करेंगे? क्योंकि आज जिस तरह से नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि इस मुद्दे को हम सदन में उठाएंगे। देखिए, नेता प्रतिपक्ष और प्रतिपक्ष के सभी दलों को अपनी बात कहने का पूरा अवसर मिलेगा सदन में। वो जिस भी तरह से जिस भी अंदाज में अपनी बात करना चाहें उनको वहां पूरा अधिकार रहेगा। शर्त ये है कि वो आकर अपने अवसर का लाभ तो उठा लें। इनकी हिस्ट्री ये है कि ये सदन छोड़कर चले जाते हैं, बोलने का वक्त जो इनको मिलता है वो भी उपयोग नहीं करते। ये भाजपा के शासनकाल में हमने कांग्रेस को करते हुए देखा है, मैदान छोड़ के सदन छोड़ के बाहर चले जाएंगे। हमें उम्मीद है कि सदन में टिकेंगे, अपनी बात कहेंगे। ये जब अपनी बात कहेंगे तो हमारी तैयारी समझ लीजिए क्या है। अगर ये सवाल उठाएंगे कोई वाजिब, तो उस वाजिब सवाल पर कहीं सरकार की कभी खामी भी होगी तो हम उसका उत्तर भी देंगे, उसके प्रति अपनी जवाबदेही को ऑन भी करेंगे और खामी होगी तो उसको दूर करने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन हमको विश्वास है कि ये जब कुछ बोलेंगे तो खुद फंसेंगे। हमारे पास इनको बजट सत्र के दौरान सदन के पटल पर हरियाणा की जनता के सामने बेनकाब करने का अवसर रहेगा, इनके झूठ लोगों के सामने लाने का अवसर रहेगा। बजट के सत्र को हम उस अंदाज में उपयोग करेंगे। रही बात कानून व्यवस्था की, देखिए मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा कि सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। इन्होंने कहा सरकार की जिम्मेदारी है, ये इन्होंने कोई नई खोज नहीं की। कोई भी सरकार मौके की है, उसका दायित्व है प्रदेश में कानून व्यवस्था बेहतर रहे, उसमें अगर अपराधी हैं उन पर अंकुश रहे। मैं विश्वास के साथ, दावे के साथ कह सकता हूं, ओंकार जी को खास तौर पे याद कराऊंगा कि हमारी सरकार और इनकी सरकार में और कांग्रेस की सरकार में एक बेसिक अंतर है। इस सरकार ने किसी अपराधी को आज तक बचाया नहीं। अपराध हो गया तो उसको समयबद्ध तरीके से हम रिजोल्व करते हैं। अपराधियों को नाथने के लिए हमने व्यवस्थाएं की हैं। ठीक है, अपराधियों को इस सरकार में नहीं बख्शा जाता। ओंकार जी, एक ऐसी सरकारें रही हैं जेलों से बैठ करके रोहतक की इनके नेताओं से साठ-गांठ वाले अपराधी हरियाणा में अपराध का साम्राज्य चलाते थे। महिमा सिंह जी, प्रदेश साक्षी है उस बात का। और ये हम महिमा सिंह जी दूर करेंगे, लेकिन इनको भी बेनकाब करेंगे कि ये खाल ओढ़कर किसान का नाम लेकर के किसान के कंधे पर बंदूक रख करके कभी वीरेंद्र जी एक और कानून आने वाला है, वो संपत्ति नुकसान को लेकर भी कानून आने वाला है। आंदोलन के दौरान अगर कोई संपत्ति को नुकसान पहुंचाता है, चाहे वो सरकारी हो या गैर सरकारी हो, तो उसके लिए भी कानून आने वाला है। क्या वो बिल इंट्रोड्यूस होगा क्या इस बार बजट सत्र के दौरान? देखिए, ऐसा कोई कानून आए इसकी आवश्यकता न केवल सरकार महसूस करती है, अपितु इस देश के सर्वोच्च न्यायालय ने और अलग अलग हाईकोर्ट खास करके किसान आंदोलन के बाद इस तरह के कानून लाने का तो और ये नहीं है, कोशिश नहीं की जा रही। एक ऐसा सरकारी संपत्ति का नुकसान करने की छूट ना ओंकार जी को हो सकती, ना मुझे, ना खालिद को, किसी भी नागरिक को सरकारी संपदा को फूंकने, जलाने, मतलब ये बिल इंट्रोड्यूस होगा इस बार, नहीं दी जा सकती। लोगों की ये बिल इंट्रोड्यूस होने वाला है। काम करने वालों को आंदोलन और आक्रोश के नाम पर कानूनी तौर पर कठोर सजा मिलनी चाहिए
और उसके लिए अगर राज्य की विधानसभा आवश्यक समझे कि सरकार निश्चित रूप से उसको उस दिशा में काम कर रही है, सतीश जी जल्दी से बोलिए। कहने की स्थिति में नहीं होगी वो सत्र में आएगा कि नहीं आएगा। अभिव्यक्ति की आजादी के लिए जो छोटे छोटे यूट्यूब चैनल है, जो भारी मीडिया है, उसको किस तरह बंद करने का काम केंद्र में बैठी भाजपा की सरकार और प्रदेश की सरकार करने जा रही है, इसके बारे में बताइए। सतीश जी कोई बैंक फूंक है, सड़क के चारों तरफ जो पब्लिक प्रॉपर्टी है, नागरिकों की प्रॉपर्टी है, उसको जलाए, क्या आप नहीं चाहते कि उससे उसका हिसाब लेना चाहिए? नहीं, तो कोई हो वो बंगाल में तो जो आप बैरिकेड तोड़े वो तो आपका अधिकार, और जो किसान दिल्ली की तरफ चले और उनको इस तरह भारत पाकिस्तान की सीमा की तरह रोक के रखना, ये आपका अधिकार। इसमें कौन सी नई बात आप करते हैं? किस तरह आप किसानों का धन का काम कर रहे हैं? गलत काम कोई करे उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत दिखानी चाहिए भाई। बंगाल में आपने दिखा दी, बंगाल में आपने दिखा दी। बनाइए जो पब्लिक प्रॉपर्टी तोड़े, बंगाल में किस तरह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, और सुनिए किस तरह किसानों पे पब्लिक प्रॉपर्टी फूंकड़ियों पे किसानों पे कथित भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पत्थरबाजी का काम किया। आज तक कोई गिरफ्तारी किया आप लोगों ने? बात कर लो ना। ठीक है, महिमा सिंह जी, इस वक्त इस बिल के इंट्रोड्यूस करने का क्या मतलब है, क्या सोचती हैं आप? ठीक है, जल्दी से, वक्त नहीं है हमारे पास, जल्दी से महिमा सिंह जी प्लीज। अभी हम कानून प्रणाली की बात कर रहे थे खालिद जी। अभी आप ये देखिए कि हाल ही में फरीदाबाद के अंदर एक विधायक को हाउस अरेस्ट किया गया था। ये तो वो सरकार है जो यदि इनका मुख्यमंत्री भी कोई सही बात बोलने के लिए इनकी सत्ता के, इनके शीर्ष नेतृत्व के विरुद्ध जाएगा तो उसके मुंह पर भी टेप लगा दी जाएगी। तो फरीदाबाद में जो हुआ, दुष्यंत चौटाला जी के वहां पहुंचने पर एक विधायक को नजरबंद किया गया, या जनता में जो कुछ भी चल रहा है वो तो जग जाहिर है। आप थोड़ी देर पहले पूछ रहे थे खालिद जी कि क्या विचार विमर्श कर लिया गया है जो संबंधित समूह हैं उनके साथ। तो आप ये देखिए, जब अध्यादेश लाया गया था ये कृषि बिलों को लेकर के, तब कौन सा विचार विमर्श किया गया था? बस उसी प्रकार का विचार विमर्श कर लिया गया होगा। हमारे पास वक्त की कमी है, कार्यक्रम के इसलिए हमें शुरुआत यहीं में जो डिबेट को रोकना होगा। आप तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो बजट सत्र की शुरुआत कल से होने जा रही है, लेकिन 10 मार्च को बजट पेश होगा। अब देखना है कि जो जनता उम्मीद लगाए बैठी है, क्या सरकार उस उम्मीद पर खरा उतरती है। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।